हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी तेंदुआ। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। स्मार्ट मीटर का बिल अब यूपी में पोस्टपेड की तरह आएगा। योगी सरकार ने प्रीपेड सिस्टम खत्म किया, पुराने मीटरों को प्रीपेड करने पर भी रोक। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बढ़ते हुए आक्रोश और विवाद के बीच योगी सरकार ने 70 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में प्रीपेड सिस्टम खत्म कर दिया गया है और अब सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मीटर की तरह ही काम करेंगे, यानी कि प्रीपेड सिस्टम यानी पहले रिचार्ज की व्यवस्था अब खत्म कर दी जा रही है। उपभोक्ताओं को फिर से हर महीने का बिल मिलेगा, बकाया किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में 1 महीने के भीतर बिजली न काटी जाए और शिकायतों का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता देवो भव, तकनीकी दिक्कतों और उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। एसबीआई के कर्मचारियों की 25-26 मई को हड़ताल, इससे 23 से 27 मई तक ठप रह सकता है कामकाज। 16 मांगों को लेकर बुलाई गई स्ट्राइक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के कर्मचारी 25 और 26 मई को 2 दिन की हड़ताल पर जा सकते हैं। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने अपनी 16 मांगों के लिए यह देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, काम करने की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बुलाई गई है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हुआ। योगी सरकार ने गोरखपुर में किया ऐलान, श्रावस्ती में सम्मान समारोह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए से 18,000 रुपए करने की घोषणा की है। उन्होंने गोरखपुर में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में इस वृद्धि का प्रतीकात्मक चेक भी सौंपा। इसी क्रम में श्रावस्ती जनपद के तथागत हॉल में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अब राज्य के सभी बड़े पुलों का ऑडिट होगा, बीआरओ की मदद भी ली जाएगी। विक्रमशिला सेतु का स्पैन ध्वस्त, उत्तर बिहार से भागलपुर का संपर्क टूटा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विक्रमशिला सेतु के एक स्पैन के ध्वस्त होने के बाद कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है कि पुल मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत राज्य के सभी बड़े पुलों का एसओपी ऑडिट करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि रखरखाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। रविवार रात को हुई इस दुर्घटना के बाद भागलपुर एनएच के कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में केंद्रीय रक्षा मंत्री से बात की है। पुल को जल्द ही तैयार करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की मदद ली जाएगी। यूपी को 15 दिन में मिलेगा स्थायी डीजीपी। राजीव कृष्ण 3 सीनियरों को पछाड़कर सबसे आगे। रेणुका के नाम पर भी चर्चा। यूपी में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इसे लेकर हलचल तेज हो गई है। सीनियर अधिकारियों के मुताबिक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी 15 दिनों में टॉप 3 आईपीएस अफसरों की लिस्ट यूपी सरकार को भेजेगा। उनमें राजीव कृष्ण का नाम भी शामिल होगा। रेणुका मिश्रा, पीयूष आनंद, आलोक शर्मा, राजीव कृष्ण और पीसी मीणा टॉप 5 में हैं। इनमें रेणुका मिश्रा 1990 बैच के हैं, बाकी के सभी 1991 बैच के हैं। सीनियरिटी के हिसाब से राजीव कृष्ण चौथे नंबर पर आते हैं, लेकिन आलोक शर्मा जून 2026 में रिटायर हो जाएंगे। रेणुका मिश्रा को यूपी सरकार ने पद के लिए सही नहीं माना है। उन पर 2024 में सिपाही भर्ती परीक्षा में लापरवाही का आरोप भी है। ममता बनर्जी बोली, इस्तीफा नहीं दूंगी, हम हारे नहीं, हमें हराया गया। चुनाव आयोग विलन, भाजपा से मिलकर 100 सीटें लूटी, मैं आजाद पंछी शेर की तरह लड़ूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग असली विलन है और उसने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूटी है। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं आजाद पंछी हूँ, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ, सड़कों पर रहूंगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने काउंटिंग सेंटरों पर कब्जा कर लिया था, मेरे साथ बदसलूकी की, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किया। पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता मेरे साथ हैं और हम फिर से उभरेंगे और शेर की तरह लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार को आ चुके हैं और पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 293 में से 207 सीटें जीत ली हैं।
पार्टी 9 मई को राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। टीएमसी सिर्फ 80 सीटें जीत सकी है और 15 साल बाद ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल की सत्ता चली गई है। लोन सेटलमेंट के झूठे वादों पर आरबीआई की चेतावनी, गुमराह करने वाले विज्ञापनों से बचें, झांसे में आकर फीस दी तो बड़ा नुकसान होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक बार फिर से आम जनता को कर्ज माफी के नाम पर चलाए जा रहे भ्रामक कैंपेन से बचने की सलाह दी है। केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि कुछ व्यक्ति और संस्थाएं लोगों को गुमराह करके लोन माफ कराने के झूठे वादे कर रही हैं। आरबीआई ने दिसंबर 2023 में ऐसे ही चेतावनी जारी की थी और हाल ही में इस तरह के कई सारे मामले भी सामने आए हैं। आरबीआई का कहना है कि ये कैंपेन न केवल लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि देश के क्रेडिट सिस्टम यानी बैंकिंग व्यवस्था के कामकाज में भी बाधा डाल रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे लोगों या फिर संस्थाओं के झांसे में न आएं और अपने कर्ज से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए सीधे अपने बैंक या एनबीएफसी से संपर्क करें। इराक दे रहा है क्रूड ऑयल पर $33 तक का डिस्काउंट, जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना होगा। भारत इराकी तेल का तीसरा बड़ा खरीदार है। इराक की सरकारी तेल कंपनी अपने बसरा मीडियम क्रूड पर $33.40 प्रति बैरल तक की छूट दे रही है और अभी इसकी कीमत $120 प्रति बैरल के करीब है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये छूट उन खरीदारों के लिए है जो मई में तेल लोड कराना चाहते हैं। हालांकि इस सस्ते तेल को हासिल करने के लिए टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरना होगा, जहां फिलहाल युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। फरवरी के अंत से शुरू हुए अमेरिका ईरान जंग के बाद से हॉर्मुज से तेल टैंकरों का गुजरना लगभग नामुमकिन हो गया है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अप्रैल में इराक के दक्षिणी बसरा बंदरगाह से केवल 2 जहाजों ने ही तेल लोड किया, ताकि मार्च में ये संख्या जबकि 12 पहुंच गई थी। सामान्य हालत में इस बंदरगाह से हर महीने करीब 80 टैंकर तेल लोड करते हैं। इराक इस संघर्ष की शुरुआत में ही उत्पादन घटाने वाले शुरुआती देशों में से एक था, क्योंकि निर्यात रुकने से उसके स्टोरेज टैंक तेजी से भर गए थे। अप्रैल में रसोई गैस की डिमांड 16% घटी, जेट फ्यूल की मांग भी कम हुई। अमेरिकी, इजराइल और ईरान जंग का असर दिखा। भारत में कुकिंग गैस यानी एलपीजी की मांग में अप्रैल के महीने में गिरावट आई है। अमेरिकी, इजराइल और ईरान में जारी संघर्ष और तनाव के कारण सप्लाई बाधित हुई है, जिसका सीधा असर भारतीय रसोई और कमर्शियल सेक्टर पर पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में एलपीजी की खपत 16.16% कम होकर 2.2 मिलियन टन रह गई है, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये 2.62 मिलियन टन थी। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल पीपीएसी के डेटा के मुताबिक मार्च महीने 2.379 मिलियन टन के मुकाबले भी अप्रैल में गैस की बिक्री में कमी आई है। सप्लाई कम होने के चलते सरकार को होटलों और इंडस्ट्रीज के लिए दी जाने वाली कमर्शियल सप्लाई में कटौती करनी पड़ी है, ताकि रसोई गैस में कोई कमी ना हो। दावा, अमेरिकी विमान कतर के एयर स्पेस से लापता, इमरजेंसी सिग्नल देकर रडार से गायब हुआ। ईरानी एजेंसी बोली, हमारा इसमें कोई रोल नहीं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमान कतर के ऊपर इमरजेंसी सिग्नल देने के बाद लापता हो गया। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को फ्लाइंग गैस स्टेशन कहा जाता है, क्योंकि हवा में अन्य सैन्य विमानों को ईंधन भरने में सक्षम है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक विमान ने उड़ान के दौरान 7700 इमरजेंसी सिग्नल भेजा। ये सिग्नल तब दिया जाता है जब विमान में कोई गंभीर समस्या हो। हालांकि इसमें ईरान की किसी भी भूमिका की बात नहीं कही गई है। रूस यूक्रेन ने युद्ध विराम का ऐलान किया। रूस 20 साल में पहली बार बड़े हथियारों के बिना विक्ट्री डे मनाएगा। रूस और यूक्रेन ने 9 मई को विक्ट्री डे से पहले अलग अलग समय पर युद्ध विराम का ऐलान किया है। रूस ने शुक्रवार और शनिवार के लिए सीज फायर घोषित किया है, जबकि यूक्रेन ने कहा है कि वह बुधवार रात 12 बजे से युद्ध रोक देगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मन की हार की 81वीं सालगिरह के मौके पर लिया है, लेकिन साथ ही उसने चेतावनी भी दी है कि अगर यूक्रेन ने समारोह में कोई बाधा डाली तो कीव पर बड़ा मिसाइल हमला किया जाएगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश बुधवार रात से युद्ध विराम मानेगा, लेकिन रूस की हर कार्रवाई का जवाब भी देगा। उन्होंने रूस की कोई समय सीमा नहीं बताई है। ट्रम्प बोले, 8-9 साल और राष्ट्रपति रहूंगा। सुनकर लोग हंसने लगे तो कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी बहुत काम करना बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई है। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि वे 8-9 साल बाद पद छोड़ देंगे। ये सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे और ट्रंप ने कहा कि वह मजाक नहीं कर रहे हैं, उन्हें काम करना पसंद है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी उनके कार्यकाल की शुरुआत ही है और बहुत काम अभी बाकी है।
ट्रंप अगले महीने 80 साल के हो जाएंगे। उन्होंने अपनी उम्र को लेकर भी मजाक किया। उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं बुजुर्ग से कहीं ज्यादा जवान हूँ। मुझे आज भी वैसा ही महसूस होता है जैसा 50 साल पहले होता था। राहुल गांधी का पीए बताकर उत्तराखंड की महिला से हुई ठगी, टिकट दिलाने का आश्वासन देकर भरोसे में लिया। प्रदेश के बड़े नेताओं की सुनाई आवाज। देहरादून में ठग ने राहुल गांधी का पीए बताकर महिला से 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। आरोपियों ने विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने का भरोसा देकर महिला को जहां से मिल लिया। इस दौरान आरोपी ने महिला को प्रदेश के बड़े नेताओं की आवाज भी सुनाई। भरोसा जीतने के बाद अलग अलग बहानों से उसने बड़ी रकम वसूल ली और जिसके बाद आरोपी लगातार टाल मटोल करता रहा। पीड़िता के मुताबिक जब वादा पूरा नहीं हुआ तो महिला को ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदली गई एनसीईआरटी की किताब एक हफ्ते में मार्केट में होगी उपलब्ध। एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की किताब, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादित अध्याय के कारण बैन कर दिया था, अब संशोधित कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ये नई किताब एक हफ्ते के भीतर बाजार में उपलब्ध हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि संशोधित किताब को एनसीईआरटी की एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। अब सिलेबस कमेटी की बैठक के बाद अंतिम मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद इसी हफ्ते प्रिंटिंग शुरू हो जाने की उम्मीद है। ये मामला उस अध्याय से जुड़ा हुआ था जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस सामग्री को आपत्तिजनक बताते हुए किताब के प्रकाशन, प्रिंटिंग, रिप्रिंटिंग और डिजिटल सर्कुलेशन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी थी। राघव चड्ढा बोले, हमारे पास 21 राज्यों की पुलिस। सीएम बोले, पंजाब में भाजपा एमएलए 2, राज्यसभा एमपी 6, ये कैसे? केजरीवाल बोले, फरवरी में मोदी सरकार गिरेगी। 6 सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के खिलाफ पंजाब के सीएम भगवंत मान ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इसके बाद सीएम मान ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति को बताया कि पूरी पार्टी 2/3 बहुमत से दूसरी पार्टी में मर्ज हो सकती है। सिर्फ एक हाउस के 6-7 लोग ऐसा कहें तो ये मनमानी नहीं चलेगी। यह लोकतंत्र का मजाक है। मैंने बताया कि पंजाब में भाजपा के एमएलए 2 हैं और राज्यसभा के 6 सांसद हो गए हैं। यह संविधान का मजाक है। मैंने संविधान में संशोधन कर राइट टू रिकॉल की मांग की है। मान सुबह ही 90 एमएलए को 3 वॉल्वो बसों में लेकर दिल्ली पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट बोला, पीआईएल अब पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन बनी। सबरीमाला केस में वकीलों ने याचिका लगाई। जज ने कहा, अपने लोगों के लिए काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका अब प्राइवेट इंटरेस्ट और पब्लिसिटी इंटरेस्ट, पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन और पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गई है। ये कमेटी 9 जजों की संविधान बेंच ने केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ी हुई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान किया है। कोर्ट ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन के 2006 के पीआईएल के मकसद पर सवाल उठाया, जिसमें केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर रोक की चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि पीआईएल कानून की प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है और एसोसिएशन को ऐसी पीआईएल फाइल करने के बजाय बार और अपने युवा सदस्यों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और अलग अलग धर्मों में धार्मिक आजादी के दायरे से जुड़ी हुई याचिकाओं पर 11वें दिन की सुनवाई हुई। यूपी बिहार में आंधी बिजली से 24 घंटे में 31 लोगों की जान गई। दिल्ली में ओले गिरे। हरियाणा में तूफान से 15,000 पेड़ उखड़े। राजस्थान हिमाचल में पारा गिरा। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में चक्रवात बनने से देश के बड़े हिस्से में मौसम बदल गया है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर यहां तमिलनाडु तक एक ट्रफ बनी हुई है, जिससे उत्तर मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का असर है। दिल्ली में दोपहर को ओले गिरे और पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी और तेज बारिश हुई। यूपी में आंधी और बारिश से 8 लोगों की जाने गई हैं। पीलीभीत में ईंट भट्टे की 100 फीट ऊंची चिमनी ढह गई। बिहार में 22 जिलों में आंधी बारिश हुई है। बिजली गिरने से 7 बच्चों समेत 23 लोगों की जान गई है। 2 महिलाएं झुलस गई। वहीं 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन का तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस सोमवार को रहा और ये मई महीने का अब तक का सबसे कम तापमान है। इससे पहले 14 मई 2021 को 9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा था। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय। एमपी में बनेगा व्यापारी कल्याण बोर्ड। सीएम होंगे अध्यक्ष। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर तक बनेगी कमेटी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर मध्य प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन होगा। इसके अध्यक्ष सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे और इसमें
8 विभागों के अलावा अशासकीय सदस्य भी बोर्ड में शामिल होंगे। इसके साथ ही जिला स्तर पर बोर्ड का गठन कर सदस्यों को शामिल किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि बैठक में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। इसी तरह 38,555 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। भोपाल के समीप इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाया जा रहा है। एमपी में 10 लाख दिव्यांगों के लिए पहली बार बनेगी पॉलिसी। 180 दिन में तैयार होगा ड्राफ्ट। एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे सारे विभाग। मोहन यादव सरकार प्रदेश के 10 लाख दिव्यांगजनों के लिए पहली बार नीति बनाएगी। इस नीति के लागू होने के बाद सारे विभाग दिव्यांगजनों को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं और यहाँ अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग स्कीम के जरिए दिव्यांगजन को लाभ दिया जाता है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि अब ऐसी नीति बनाई जाए जो सभी विभागों के लिए समान रूप से प्रभावी रहे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिव्यांगजन विभाग आयुक्त को यह नीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और नीति का मसौदा 6 महीने में तैयार हो जाएगा। यूपी में कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति लागू। 5 से 31 मई तक होंगे ट्रांसफर। अब व्हाट्सएप पर आएगा सम्मन। कैबिनेट से 29 प्रस्ताव हुआ पास। यूपी में 16 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले 5 से 31 मई तक किए जाएंगे। योगी कैबिनेट ने 2026-27 के लिए तबादला नीति को मंजूरी दी है। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल की सैलरी पूरी करने वाले अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर की जद में आएंगे और इससे सरकारी सेवा में रहने वाले दंपतियों को एक जगह तैनाती मिलेगी। दिव्यांगजनों और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को राहत दी जाएगी। कैबिनेट में 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लोक भवन के मीडिया सेंटर में संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विभागों में कुल स्वीकृत पदों की तुलना में 20% कर्मचारियों अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। आज का सुविचार, आज अपने सपने औकात से बड़े देखो, कल तुम्हारी औकात सपनों से बड़ी होगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।